यानी इनका कहना ये है कि जब पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, सारे मामला ठीक थे। सो कॉल्ड इंपोर्टेड हुकूमत ने आकर मामला खराब कर दिए। डॉलर तो 10-10 रुपए का बिक रहा था, हैं? बच्चों के रिसालों में से निकाल के डॉलर खर्च कर रहे थे, है ना? तब डॉलर तो बहुत सस्ता था। यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह का आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे भाई, डॉलर जिसको इस वक्त, मैं सही बोल रहा हूं आपको, इस वक्त 60 रुपए के आसपास होना चाहिए था। नहीं, आपको बुरा लग रहा होगा ना, आप कह रहे होंगे नॉन साइंटिफिक हैं। मैं भी यहां पापड़ बेल के तो नहीं पहुंचा भाई, मैंने भी मईशत और इक्तसादियात की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो जो डॉलर 60 रुपए का होना चाहिए था, वो 180-183 रुपए का जो है वो पीटीआई की हुकूमत में थोड़ी हुआ था माजी की। देखो, ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं करो आप। आज मैं टोटल इंटरसेक्शन शुरू करता हूं, वो क्या कहते हैं, डाइसेक्शन शुरू करता हूं पीटीआई हुकूमत और उनके जो खजाने के मामला थे उस पर, फाइनेंस के मामला। ठीक है, शुरू करते हैं जनाबे वाला, क्योंकि मौजू बहुत ही लंबा है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कैसे हुआ। ठीक है, इसके बहुत सारे कलाकार और अदाकार हैं, लेकिन फिल्म इंटरवेल से पहले भले पीपल पार्टी और नून लीग के पास थी, लेकिन इंटरवेल के बाद जो ये फिल्म है, इसमें सारे अदाकार पीटीआई के ही थे। अब कहते हैं साहब कसूर इमरान खान का। फिर मैं कहता हूं इमरान खान का कसूर नहीं था। कसूर किसका था, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने टेक्नोक्रेट्स रखे। सबसे पहला इनका जो टेक्नोक्रेट था, इमरान खान की गलती नहीं, सबसे पहला जो टेक्नोक्रेट था, उस टेक्नोक्रेट का नाम था असद उमर। उनको भी दिखाओ भाई, वो आजकल गुमनाम हुए हैं। असद उमर साहब जो हैं, वो सबसे पहले टेक्नोक्रेट थे। इन्होंने जनाब पूरी तैयारी की, मुल्क की पता नहीं 5 या 6 माशी इमरजेंसियों के बारे में जिक्र किया, पूरा माशी प्लान मुरतब किया, पीटीआई की हुकूमत करेगी क्या। और खान साहब, आप भी सुने कि इस आदमी को आपने बिठाया हुआ है, मैं बड़ा एहतराम करता हूं असद उमर साहब का, लेकिन आता वाता इसको कुछ भी नहीं है। सर, कॉर्पोरेट लीडर बन गया या किसी कंपनी का सीईओ बन गया, इसका यह मतलब नहीं है कि यह पाकिस्तान भी कोई कंपनी है उसका सीईओ बन जाए। तो किया क्या, आते ही सबसे पहले जिस तरह की फिजूल बातें शुरू की, चीखें निकाल दूंगा, 3 साल तक चीखें निकाल दूंगा। वो चीखें तो आमिर लियाकत भाई भी कहते रहे, चीखें निकाल दूंगा, लेकिन बाबू रातों को जगाते रहे, कुछ किया नहीं उन्होंने। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आप लोगों से जनाबे वाला इस बारे में तफसीली बात करेंगे। बच्चे ना देखें, क्योंकि आज के प्रोग्राम के अंदर खतरनाक बातें होंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, फिर मसला कहां से हुआ? देखिए, असल में मैं थोड़ा आगाज से शुरू करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई, तो इन्होंने सबसे पहले जनाबे वाला शोर मचाया कि हम जो है वो लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मुल्क के कर्जे उतार देंगे, मुल्क के मसाइल हल कर देंगे। अब नाराज नहीं होना, देखो पीटीआई वाले नाराज बहुत होते हैं। देखो, तुम लोगों के हक में भी वीडियो बनाता हूं, आज रियलिटी वाली वीडियो बना रहा हूं, सुनना है गौर से और सब्र से सुनना है। अगर गलत बोलूं तो फिर तनकीद करना, ये नहीं कहना ये ऐसे वो भी ऐसे, ये वो नहीं ऐसे। अभी तुम लोगों का वजीर खजाना भी वही होगा अगला जो इनका था। ठीक है, तो ये ड्रामे नहीं, सब्र से सुनो क्या बात कर रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि ये टेक्नोक्रेट है असद उमर, इसको हम लेकर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आ रहा है, जबकि इसका फाइनेंस से टके का कोई ताल्लुक नहीं है बंदे का, लेकिन चूंकि ये कंपनी का सीईओ रहा है, इसलिए हम इसको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना लेंगे, जबकि आपको इसको मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बनाना चाहिए था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुन भी रहे होंगे असद उमर साहब, हो सकता है नाराज भी हो जाए, होते तो हो जाए। सर, इतनी पूरी कौम को आपने नाराज कर दिया, तो अब थोड़ा सा अगर आप नाराज होते हैं तो फिर बुरा ना मानिएगा। फिर क्या है, असद उमर साहब आए, फाइनेंस की कुर्सी पे बैठे। अब इनको मिला था क्या, मैंडेट। तो इनका दिमाग अब ये हो गया, ओहो अब तो हम चौधरी हो गए। और किनकी कमर पे चौधरी हुए, जिनके आज खिलाफ इनकी पार्टी बयान दे रही। ठीक है, जिन इदारों के खिलाफ इनकी पार्टी बयान दे रही है, उन्हीं के बलबोते पर ये चौड़े हो रहे थे असद उमर साहब। ठीक है ना, अब इन्होंने जनाब हम मुश्किल फैसले करेंगे। अच्छा, सारी दुनिया मुश्किल फैसले करेंगे, कौम कड़वे घूंट पिए, ये सारे मीठे घूंट पिए हैं, ये सारे मीठे घूंट पिए, और हम जो कौम है ये सब कड़वे घूंट पिए, कड़वी गोलियां खाएं, और ये जनाब अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें हैं, और हम लोग जो हैं वो ख्वार होते फिरें। सही है, और ये जनाब लग्जरी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, वजीर बन रहे हैं, मुशीर बन रहे हैं, लेकिन कौम कड़वे घूंट पिए, कड़वी गोलियां खाएं। खैर,
आती इन्होंने जनाब कड़वा फार्मूला बना के, गाढ़ा सा कड़वा फार्मूला बना के इन्होंने आवाम को पिलाना शुरू किया। दे दबदब दे दबदब, 3 साल चीखे निकालूंगा, 3 साल चीखे निकालूंगा, 3 साल चीखे निकालूंगा। अब 3 साल चीखे निकालनी, 3 साल खत्म हुए, खुद की भी छुट्टी हो गई, इमरान खान को भी बदनाम करवाया। ये कौन? ये एक्चुअली पप्पू बर्गर क्लास है। कौन लोग हैं? पप्पू बर्गर क्लास। हर मसला इनका हल होता है शॉपिंग स्टोर जाके। हाँ, व्हाट अ डॉग फूड्स, डॉग फूड्स देखे पाकिस्तान में बिक रहा है। ये इस टाइप के जो लोग हैं ना, इन्होंने मुल्क को खराब किया। देखिए बिल्लीज का फूड आ रहा है बाहर से, बिल्लीज का फूड। अब बिल्लीज का फूड और कुत्तों का फूड, यानी अब पाकिस्तान में कुत्ते भी खाना खाना छोड़ दें। वैसे पाकिस्तान में कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही, हर गली में कुत्ते हैं, यकीन करें, कुत्ते ही कुत्ते हैं में तो। लेकिन अब उनका खाना बंद कर दें, ये तो ज्यादती है ना। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। फिर इन्होंने जनाबे वाला कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, हम करंट अकाउंट सरप्लस। वो भी तो एक ड्रामा था, कितने अरसे तक एक राग अलापते रहे, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस, मंगाओ गाड़ियां, करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये सारे काम क्या जहांगीर तरीन कर रहा था? जहांगीर तरीन तो सिर्फ चीनी का गेम खेल रहा था ना, आटे का गेम खेल रहा होगा, बकौल इनके, मेरे नहीं। तो जहांगीर तरीन सारे काम कर रहा था। ये बाहर से गाड़ियां जहांगीर तरीन मंगवा रहा था। अलीम खान तो खाली प्लाटों का काम करता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का काम करता है, अब तो मीडिया का भी करता है। लेकिन वो मंगा रहा था बाहर से गाड़ियां, वो मंगा रहा था बाहर से ये चाइनीज गाड़ियां, अजीब अजीब नामों वाली हैं, अजीब अजीब नामों वाली चाइनीज गाड़ियां जो थी, ये अलीम खान मंगवा रहा था, नहीं मंगवा रहा था। जहांगीर तरीन मंगवा रहा था, नहीं मंगवा रहा था। इनको आप एटीएम कहते हो, ये अपना काम कर रहे थे। ये अपना कमोडिटी में कोई खेल रहा था, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में खेल रहा था, कंस्ट्रक्शन में खेल रहा था। आप ये बताओ, ये गाड़ियां कौन अलाउ कर रहा था सारी पाकिस्तान में आने की? ये जो अजीब और गरीब चाइनीज नामों वाली गाड़ियां हैं, ये कौन अलाउ कर रहा था? अच्छा, टेलीफोन के ऊपर इन्होंने लगा दिया टैक्स। बोले जो टेलीफोन, भाई टेलीफोन के बगैर दुनिया में आप चल नहीं सकते हो। क्या घटिया पॉलिसी है ये कि अवाम को आप अपनी घटिया पॉलिसी के तहत फोन महंगे बेचेंगे। सारी दुनिया फोन सस्ते कर रही है ताकि अवाम एम्पावर हो, यूथ एम्पावर हो, लेकिन ये महंगे कर रहे थे। इनके 1.5 महीने इनको बुरे लग रहे हैं। अपने जो 3.5 साल गुजारे पीटीआई वालों ने, उसमें क्या किया? वो कहते हैं यार आप पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई कुछ नहीं है, सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को सब इन लोगों ने फंसाया, ठीक है। फिर असद उमर साहब की क्या अचीवमेंट है? आप मुझे बताएं, उनकी इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या है? बस इन लोगों का काम क्या होता है? ये आस्तीनें चढ़ाई अपनी शलवार कमीज की, खेड़ी चप्पल पहनी, सब वाना भी इमरान खान बन के आ गए जलसों के अंदर हैं। ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे याद आ गया, वो जब कॉलेज में किसी की बच्ची सेट हो जाती थी ना, तो उसे कहता था तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, तेरे लिए मैं वो कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर शादी के अगले दिन पता लगता तो आमिर लियाकत निकला अंदर से, कुछ भी नहीं कर सका। जो करने वाली चीज थी वो भी नहीं कर सका। आगे चलो, अब बात करें जनाब दूसरे इस टाइप के नाम ने आप लोग, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। देखो असद उमर साहब नाराज हो रहे होंगे इस वक्त, लेकिन बाय फैक्ट देखो, फैक्चुअल बात कर रहा हूं मैं। अगर फैक्ट से हटके बात कर रहा हूं, आप मुझे बताएं कि एनर्जी इमरजेंसी इन्होंने सॉल्व की। इन्होंने कहा एनर्जी इमरजेंसी है, आप मुझे बताओ कौन सी एनर्जी इमरजेंसी? इनके दौर में चूल्हे ठंडे हो गए यार, आप सच बताओ। मैंने कच्ची रोटियां खाई हैं इनके दौर में, पीटीआई वालों के दौर में। अभी कहते हैं शहबाज शरीफ को बुरा भला बोलो। यार इसके 1.5 महीने में मैं इसको कैसे बुरा भला बोलूं? यानी जो बिगाड़ के गए हो वो आप खुश हो रहे हो, किसी से संभाला नहीं जा रहा। यानी जो आपने बिगाड़ दिया वो अब आप खुश हो रहे, यार इनसे भी नहीं संभल रहा। तो यार बिगाड़ने में तो इन लोगों का काम है। अब आप चाह ये रहे हो कि मैं शहबाज शरीफ को ब्लेम करूंगा, बस 1.5 महीने में इससे। अबे 1.5 महीने में क्या करेगा यार शहबाज शरीफ? क्या करेगा? आप मुझे बताओ कहां से इंपोर्टेड है वो आदमी? इस मुल्क का ही वजीर आजम है, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। अब आपके वजीर आजम की भी रिस्पेक्ट करते हैं, इससे अगला जो आएगा उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। खान साहब को बारी मिल जाएगी यार। टेंशन इस बात की नहीं है, टेंशन ये है कि मईशत को कौन ठीक करेगा। आगे चलो, एक और बंदा ये लोग लेकर आए, शब्बर जैदी। ऑटोमेटिक शब्बर जैदी लगाओ यार, जरा पब्लिक को पता तो लगे। आजकल सबसे ज्यादा इमरान खान को ये शब्बर जैदी ने ख्वार करवाया। लगाओ शब्बर जैदी को, लगाओ, जरा पब्लिक को पता लगे बंदा कौन है। ये शब्बर जैदी शुरू में इमरान खान का की टीम का हिस्सा बनने के लिए उतावला हो रहा था। मैं आऊंगा, मैं ये कर दूंगा। यकीन करो यहां प्रोग्राम में यार रुला के गया मुझे। मैं आज तक किसी गेस्ट की वजह से रोया नहीं। इस बंदे की ऐसी जज्बाती बातें मैंने सुनी शब्बर जैदी की, ये अवाम फला टेंशन। मैंने कहा अरे यार अब तो शब्बर जैदी रुलाएगा क्या? रुला दिया, यकीन करो यार, रुला दिए बंदे ने मुझे। मैंने कहा यार ये आदमी अगर बन गया ना इस मुल्क के अंदर किसी पोजीशन पे आ गया, ये अवाम के लिए करेगा। यकीन करो उसको पोजीशन दी उसने, अवाम की क्या की? कर दी। अब इशू क्या है? ये 50,000 के ट्रांजैक्शनों के पीछे पड़ गया।
अबे यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, यकीन करो मुझे समझ में नहीं आती ये लोग हैं कौन। इन्होंने इमरान खान को टोटल गुमराह किया। 50,000 के खातों के पीछे भाग रहा है ये आदमी, करोड़ों अरबों को छोड़ दिया। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां दबा के कमा रही हैं, दूध के नाम पे पता नहीं हमें क्या पिला रही हैं, तेल के नाम पे पता नहीं हमें क्या खिला रही हैं, इन कंपनियों को इसने छोड़ दिया। साबुन बनाने वाली कंपनियों को छोड़ दिया, शैंपू बनाने वाली कंपनियों को छोड़ दिया, मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? प्राइवेट सेक्टर में ये आदमी काम क्या करता है? ये इनके टैक्स के मसले हल करता है। ये एजाज के या मतीन के, अब्दुल मतीन के या रिजवान के मसले हल नहीं कर रहा, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का मसले हल कर रहा है। अब ये और पकड़ किसको लाए? जाके छोटे छोटे लोगों को 50 पे बता तू 50,000 कहां से लाए, बता तू 50,000 कहां से लाए। उसकी वजह से क्या हुआ? ये ठीक है, ताजिर सनतकार, छोटा ताजिर सनतकार ना, यकीन करो गिलास टूटता है ना तो भाग जाता है वहां से। ये किसी ना जलसे पे जाएगा ना कहीं जाएगा, लेकिन ये वोट डालेगा। और ये मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये वोट उनको नहीं डालेगा। किनको नहीं डालेगा? आप समझ गए, जिन्होंने इनके मुफादात को नुकसान पहुंचाया। दूसरी बात, शपर ज़ैदी जैसे लोग जब वहां जाते हैं पिंडी, तो वहां जाकर इस तरह बिहेव करते हैं कि सारे मसलों का इनके पास है। सर मैं आपको बताता हूं यूं, और मैं आपको बताता हूं मैं, और वहां पर भी जाकर गलत प्लान बता के आया। हुआ क्या? ये अचीव नहीं कर सका अपना टारगेट, और इमरान खान को इसने बदनाम अलहदा करवाया। बदनाम होने के बाद ये शख्स नौकरी से, जब खान साहब ने इसको अलहदा कर दिया शब्बर ज़ैदी को, तो यह बाहर निकला। इसने खान साहब के शुरू में कंफ्यूजिंग ट्वीट्स और कंफ्यूजिंग बातें करना शुरू की, फिर उसके बाद खान साहब की हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसने जब देखा, देखो ये लोग बड़े चालाक होते हैं शब्बर ज़ैदी टाइप, इन्होंने जब देखा कि इमरान खान की कश्ती में सुराख हो गया, पानी आ रहा है, तो इन्होंने दो बातें मार के और सुराख को बड़ा कर दिया। इसके बयान चला चला के इमरान खान को बदनाम किया गया। गलत बोल रहा हूं? इनके बयान सोशल मीडिया पे चलाए गए और दिखाया गया ये इमरान खान के खिलाफ है। ठीक है, अब जो ही इसने पलटा देखा, इसने देखा इमरान खान उतर गया, जलसों का साइज बड़ा हो रहा है, एकदम कल्टी खा के दोबारा इमरान खान की तरफ। और पीटीआई वाले भी इतने भोले हैं, इनको कोई भी बेवकूफ बना दे, पहले इसी आदमी ने इनको कराया, अब इनके हक में बयान दे रहा है तो ये उसकी ट्वीटें कर रहे हैं, रीट्वीटें कर रहे हैं। नहीं गलत बोल रहा हूं क्या मैं यार? अब मैं क्या बताऊं, इस कौम भी कितनी जाहिल है, इन लोगों की बातों में आ जाती है। बैक टू द असद उमर, मुझे बताओ, असद उमर साहब ओहदे पर आए, डॉलर महंगा नहीं हुआ क्या? नहीं डॉलर महंगा नहीं हुआ क्या? यार ये मासूम बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, ये हमें बेवकूफ बनाते हैं सारे लोग। ये सब मिलकर हमें जो है ना आमिर लियाकत बना रहे हैं, यकीन करो। और आमिर लियाकत क्या है? जो है आज मशहूर कर रहा हूं उसको। मैं तो शुरू से इस आदमी को जानता था, तुम लोग नहीं जानते थे। दो लोगों को मैं जानता था कि ये वक्त के हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा जो है अनजाने अनजाने अमदन या नादानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचा रहे। एक ही आमिर लियाकत और दूसरा आफरीदी। लेकिन आफरीदी की मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि क्रिकेट में उसने कुछ ना कुछ तो किया है, इसने कुछ भी नहीं किया। खैर आगे चलते हैं। असद उमर साहब ने जो कमिटमेंट्स की थी, क्या वो कमिटमेंट किसके साथ थी? क्या वो कमिटमेंट आवाम के साथ थी? एनसीओसी में इसने अच्छा काम किया, मैं कहता हूं टॉप और टॉप, सही बंदा ये। असद उमर को एनसीओसी दो, टॉप और टॉप, सही काम किया इसने, इसमें कोई शक नहीं। इसने टीके लगवाए, इतने टीके लगवाए कि हमें यह नहीं पता लग रहा कि हमने खाना कहां, इतने टीके लगा दिए इसने। ठीक है, टीके बहुत लगवाए असद उमर ने, वेरी गुड। मैं कहता हूं बेस्ट आदमी, बेस्ट आदमी। इसको इसी काम पे लगाओ, इसको टीकों पे लगाओ, इसको ट्रेनिंग करा दो। और एजाज तुम्हारा टीका तो नहीं रह गया, इसको एक और लगा दें। टीके ये बेहतरीन लगाता है, ये टीके लगाओ इससे, ये बेहतरीन है। उसके अलावा प्लानिंग कमीशन के अंदर भी मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री का वजीर बनाओ, असद उमर परफॉर्म करके दिखाएगा। खुश कर दिया असद उमर को। लेकिन फाइनेंस का इसको वजीर नहीं बनाओ, इसको कख कुछ नहीं पता, जैसे हम लोग पंजाबी में कहते हैं, इसको कख कुछ नहीं पता। इसने फाइनेंस के अंदर खान साहब को, पीटीआई की हुकूमत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अच्छा, गलती से या आमदन, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे पर्सनलाइज अटैक नहीं कर रहा, बल्कि फैक्ट आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताएं, एनर्जी क्राइसिस अनरिजॉल्व, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस अनरिजॉल्व, फॉरेन डेट क्राइसिस अनरिजॉल्व, मैं आपके सामने बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनरिजॉल्व। देखें हटे ये बहुत बाद में है, जब मामला पानी जो था जब सर से ऊपर चला गया, फिर उसके बाद इनको बदल के अब्दुल हफीज शेख साहब को लाया। अब्दुल हफीज शेख साहब को तो अब दोबारा फिर ले आए हैं, उनको तो अगला वजीर खजाना बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब्दुल हफीज शेख साहब इसीलिए पाकिस्तान वापस आ गए बिकॉज ही इज प्लानिंग के वो नेक्स्ट वजीर खजाना बन जाए।
लेकिन ये याद रखें कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब्दुल हफीज शेख साहब एक इंटरनेशनल फाइनेंस प्रोफेशनल हैं। इनका काम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर फाइनेंशियल मामलात को ठीक करना है। ही इज ए टेक्नोक्रेट, वो सही करता है गलत करता है। ही इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिशियल, ही इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। इवन अगर उसको सेनेटर बनाया जाता है या इवन के मैं कहता हूं नेशनल असेंबली की सीट जबरदस्ती जितवाई जाती है, तो भी ही इज नॉट पब्लिक सर्वेंट। शौकत तरीन इज नॉट पब्लिक सर्वेंट, ही इज अ टेक्नोक्रेट। ये लोग फर्क हैं, ये फर्क है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आपको और बताएंगे। देखो गलतियां हुई हैं, लेकिन आप ब्लेम अगर ये कहो कि मैं 1.5 महीने की इस हुकूमत की कारकर्दगी को ब्लेम कर दूं कि इनसे संभल नहीं रहा, नहीं संभल रहा, ठीक है, लेकिन बिगाड़ा किसने था यार, ये तो मान जाओ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फिर मैं ये बात करूंगा कि असल प्रॉब्लम पीटीआई की टीम में थी और मसला यही रहा कि टीम के जो प्लेयर्स थे वो सही से नहीं खेल रहे थे। तो ब्लेम सिर्फ इतना खान साहब के ऊपर जाता है कि टीम सिलेक्शन बिल्कुल गलत थी, लेकिन सिलेक्टर वो थे नहीं, वो टीम कैप्टन थे। तो एज ए कैप्टन उन्होंने अपनी टीम को साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्लेयर्स ने उनका साथ नहीं दिया। उनका ओपनिंग बॉलर असद उमर वाइड बॉलें कराता रहा, नो बॉलें कराता रहा, लेकिन उसने निशाने पे बॉल नहीं कराई। और जब बॉल कराई तो अपोजिंग जो फोर्सेस थी उनको छक्के मारने और चौके मारने का मौका दिया, उन पे बहुत रन बने और ये ओपनिंग बॉलर बहुत पिटा। प्रॉब्लम क्या आई कि जब ये कहते हैं कि जो आईएमएफ के साथ हमारी निगोशिएशन, देखें प्रॉब्लम ये थी कि डे 1 को जब आप आए तो आपने पॉलिटिकल कमिटमेंट ये की थी कि आप आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी मिस कैलकुलेशन थी। मिस कैलकुलेशन ये थी कि आईएमएफ के बगैर आप गुजारा कर लेंगे। देखें उसकी वजह से क्या हुआ कि डिक्टेशन और सख्त हो गई। पहले दिन अगर आप ये कहते कि हम आईएमएफ के साथ निगोशिएशन करेंगे, बराबरी की बुनियाद पर उनसे बात करेंगे, इसके बजाय कि हम नहीं जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे जरूर, लेकिन हम ऐसी टर्म्स पे जाएंगे जो दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल होगी, तो फिर क्या होता कि असद उमर साहब फौरन पोजीशन में आते ही, गलती उनकी भी थी लेकिन गलती मौक़िफ़ की भी थी, गलती पॉलिसी की भी थी। थोड़ा अरसा ये लोग डटे रहे, फिर ये लोग नहीं चल पाए। देखो यार ये बड़ी अजीब चीज़ है, दुनिया में आपने चलना है या आपने दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से वैर नहीं ले सकते, आपने बना के चलनी है। क्योंकि अगर आप आईएमएफ के मामलात के ऊपर आप ये कहोगे कि बिल्कुल ही हम नहीं लेंगे लोन, तो वो ऐसा मजबूर कर देंगे कि आपको लेना भी पड़ जाएगा और सख्त शराइत पर। अगर आप शुरू में कहोगे हाँ यार थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा लोन दे दो, थोड़ा हम तुम्हारी शर्तें मान लेंगे, तो फिर उनकी शराइत इतनी सख्त नहीं होती। खैर एनीवे, मिस कैलकुलेशन की, मुख्तलिफ ममालिक के पास गए, अल्टरनेट ज़राए ढूंढे, थे नहीं। पाकिस्तान की इकॉनमी ने आगाज़ में ही मार खाना शुरू कर दी पीटीआई के अवाइल में। पीटीआई की हुकूमत के अवाइल में मार खाना शुरू हो गई। और बात यह थी कि ये अभी आप सब लोग भूल भाल गए हैं, यकीन करें असद उमर साहब किसी महज़ब लोगों की महफिल में बैठ नहीं सकते थे, लोग इनके इतने खिलाफ हो गए थे क्योंकि इन्होंने अवाम पर, गरीबों पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी। फिर आ गया जनाबे वाला वबा का दौर। वबा के दौर में क्रेडिट जाता है कि पीटीआई की हुकूमत ने जैसे तैसे मामलात निकाल लिए। गलत बात मैं नहीं कहूँगा, जो सही काम किया सही काम किया, भाई सही काम को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, गलत काम पर हम तनकीद करते हैं। लेकिन आप मुझे सच बताओ कि इन लोगों को पार्लियामान में हमने भेजा क्यों था, या हम दोबारा क्यों भेजेंगे? देखो इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, मुकाबला बड़ा सख्त होगा, हो सकता है ये लोग दोबारा से गवर्नमेंट में आ जाएं तो आकर हमारा गिरेबान पकड़ लें। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये हुकूमत में आए या नहीं आए, प्रॉब्लम यह है कि हमारे मसाइल हल करें। क्या ये डॉलर की कदर को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या अगली दफ़ा इन्होंने कोई टीम तैयार की है या बस अड़े वही होगा? अरे तू, ओए तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ओए आईजी इस्लामाबाद, ओए आईजी फलां, ओए आईजी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इससे आगे भी भाई बढ़ो भाई। मैं इमरान खान को पसंद करता हूं, लेकिन इसके ये माने नहीं है कि हम विदाउट प्लान कोई काम करें। शहबाज शरीफ साहब को भी अभी इस वक्त इकोनॉमिक प्लान पे काम करना चाहिए। अच्छा ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इसहाक डार को साइड लाइन कर दें। अच्छा इशू ही कुछ इस तरह से है कि नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब वन है, दोनों साथ दफ्तर में बैठते हैं। इन लोगों का फिक्स है, वहाँ पर बाकायदा दफ्तर बना हुआ है नून लीग का, वहाँ से नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब कंप्लीट जो है ना एक साथ होते हैं, पूरा दिन डिस्कशन करते हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ में मरियम साहब हैं,
इन तीनों का अभी त्रियोका है जो कि नून लीग की सीनियर लीडरशिप को कंट्रोल करता है। इन तीनों का जो एक मौकफ होगा, नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का ये मौकफ है जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दो, क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं है अगर शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब जो हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चलाते। टू बी वेरी फ्रैंक, भाई हो या कोई और हो, इक्तदार तो ऐसी चीज है, बंदा बाप को नहीं पूछता, बाप बेटे को नहीं पूछता। आपको तो पता ही होगा कि मुगल दौर के अंदर क्या होता था। तो बात यह है कि अब यहां पर शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की भी सलाह लें, इदारों की भी सलाह लें, पार्टियों की भी सलाह लें, इन तमाम चीज़ों को देख कर चलें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है तो यहाँ पर पोलैरिटी कुछ इस तरह की क्रिएट हो रही है, पोलराइजेशन इस तरह की हो रही है कि नून लीग में पोलराइजेशन ना करें वरना पॉलिटिकल डिवाइड और बढ़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। भाई मैंने सम अप करना है, थोड़ा सा वक्त मैं लूँगा, थोड़ा आपको और मज़ीद बताऊँगा कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई और अगर करप्शन हुई भी तो करप्शन हुई किस डायरेक्शन में। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। अब लेट्स मूव टूवर्ड सोल्यूशन, क्योंकि प्रोग्राम जैसा भी हो आखिर में सोल्यूशन जरूर पेश करना चाहिए प्रॉब्लम स्टेट करने के बाद। सोल्यूशन ये है कि सारी पार्टियां अपनी टीम तैयार करें। अगले इलेक्शन के बाद अगर उनको हुकूमत मिलती है तो फाइनेंस की टीम तैयार होनी चाहिए, कच्ची पक्की चीज़ें ना हो। जिन लोगों के साथ तजुर्बा कर लिया, मैंने चंद लोगों का नाम प्रोग्राम में बता दिया, बुरे वो भी नहीं है, बस शोभा उनका नहीं है। अगर किसी का शोभा ना हो तो उसको वो चाहे चीज़ ना दी जाए। और ख़ास तौर पे जो अंकल्स हैं, बाबाज हैं, जिनको इस वक्त जो है वो ओल्ड एज होम में होना चाहिए, उनको वजारतें ना दी जाएं तो बेहतर है प्लीज़। ना ही उनको कोई सरकारी ओहदे दिए जाएं, क्योंकि वो लोग सीनाइल हो चुके हैं एंड मेनी ऑफ देम आर नॉन परफॉर्मर्स। एंड माइंड यू, आई एम नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस गोइंग टू से कि जी कोई उम्र में ज़्यादा बंदा हो तो वो काम नहीं कर सकता। इस तरह का बायस नहीं रखना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। हाउएवर, आप ऐसे लोगों को, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, मरियम साहिबा अपनी टीम में नहीं रख सकते कि जो अपने तजुर्बे में माजी में फेल हो चुका हो। अब उसको दोबारा ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। गेट फ्रेश एजुकेटेड पीपल इन योर टीम। कुछ पता नहीं अगली हुकूमत किसकी बनती है। देखो ज़ाहिरी तौर पर रश लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नून लीग का कारकुन जो है ना वो एहतिजाज में शामिल होता है, ना ज़्यादा जलसों में जाता है, लेकिन वोट जाके वो नवाज शरीफ को देता है, मरियम साहिबा को देगा, शहबाज शरीफ को देगा, हमजा साहब को देगा, ठीक है, और भी जो नून लीग के लोग हैं उनको देगा। जलसों में नहीं आएगा, लड़े झगड़ेगा नहीं, फड्डेबाज नहीं, क्योंकि नून लीग का कारकुन और ही नोयत का होता है, मुस्लिम लीग नून का वो इस टाइप का नहीं होता। तो इसका मतलब अपनी टीम तैयार रखो। कितने लोग होने चाहिए आपके पास? कम से कम 4 लोग होने चाहिए, जो आप सॉलिड लोग लेकर आओ, जो आपकी फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, इंडस्ट्रीज की, कॉमर्स की टीम को चलाएं। इसमें आप पॉलिटिशियन को नहीं रखो, कोशिश करो टेक्नोक्रेट हो, अच्छे लोग हो। मिफ्ता इस्माइल इज ऑल्सो गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट मिफ्ता इस्माइल साहब कम्स फ्रॉम ए कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, कम्स फ्रॉम ए बिजनेस बैकग्राउंड, सो कैंट रियली से कि वो डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, अपनी कोशिश वो भी कर लें। अभी इस वक्त तो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। एक तरफ दे वांट टू होल्ड ऑन। अच्छा, पहले मिफ्ता इस्माइल साहबा को मिफ्ता इस्माइल साहब को पहले जो था इंट्रोड्यूस मरियम साहिबा नहीं करवाया था कि भाई ये इसको मौका दो। तो मिफ्ता साहब थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत चूज कर लें साइड। गलत साइड चूज नहीं करनी, जो लाया है आपको उसके साथ साथ रहें। हाँ, ये मैंने आपको वैसे बता दिया है, दिस इज फॉर योर ओन पॉलिटिकल फ्यूचर, क्योंकि इलेक्शन आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, 2-3 महीने के बाद होंगे। तो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर मिफ्ता इस्माइल साहब याद रखना है आपने, कहीं इस चक्कर में आप गलती ना कर बैठें बाद में फिर आपको गलती। जो याद रखें कि मरियम साहिबा आपको लाई थी पॉलिटिक्स में, थोड़ा सा इन चीज़ों को देख कर चलना है। इफ़ यू वांट योर पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी टू देयर, आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल बेस है आपका पॉलिटिकल बेस इस पर रिलाई करता है कि नवाज शरीफ और मरियम साहिबा की गुड बुक्स में आप रहें। ये मैं आपको मैसेज तो नहीं दे रहा, आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। अच्छा, आगे इमरान खान साहब की टीम, सर आप भी 4 बंदे तैयार करें, लेकिन टेक्नोक्रेट होने चाहिए। ये आप पुराने वाले छोड़ दें सर। असद उमर गुड मैन, एनसीओसी टीके लगाने के लिए आदमी ठीक है, लेकिन ये नहीं पता उसको ना, जो चीज़ उसको नहीं आती। तो आप अपनी टीम बनाएं, उनके ऑब्जेक्टिव सेट करें कि आपने डॉलर को सस्ता करना है, चीज़ों को सस्ता करना है, वाफिर मिकदार में चीज़ें लानी। ये नहीं कि ये जुल्फी बुखारी आ गया, ये फ्रेंच रिवियरा जैसा बंदा है, ये चीज़ें आप छोड़ दें सर। जो परफॉर्म कर रहा है उसको लाएं, जो नहीं आ रहा नहीं आ बिलावल साहब जो हैं उनको तो ये पता है कि ही विल बी पार्ट ऑफ एनी कोएलिशन दैट कम्स इनटू गवर्नमेंट, क्योंकि मामला अब अटकेगा या अटकाया जाएगा।
जहां अटकेगा वहां पीपल्स पार्टी बेल आउट देगी, जो भी पार्टी आएगी, तो या नून को बेल आउट देगी। तो इसलिए अंडरस्टैंड करना है कि बिलावल साहब भी तकरीबन 4 लोग फाइनेंस के तैयार करें कि जिनकी यही ड्यूटियां हो, यही मैंडेट हो, भाई डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है, मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। सोल्यूशन बेस देखो हमेशा करता हूं, शुरू में तनकीद की, बाद में सोल्यूशन दे दिया। तीनों बड़ी पार्टियों को सोल्यूशन दे दिया कि वर्किंग करें, अपनी टीम्स मुरतब करें, ताकि जो